हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 7 के उष्मा वाले चैप्टर में। आज हम इस एक पूरे वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है उष्मा। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि उष्मा होता क्या है। तो हम अपने आसपास जो भी गर्मी या ठंडी का हम लोग फील कर रहे हैं, वही क्या है, उष्मा है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हम लोग क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तो यह क्या है, उष्मा है। उसके बाद उष्मा का एक गुण होता है कि यह हमेशा ज्यादा से कम की ओर भागता है। यानी कि अगर कोई गर्म वस्तु है, मान के चलिए कि आप क्या करते हैं कि एक गर्म पानी वाला बर्तन ले लेते हैं जिसमें कि आपने पानी गर्म किया, तो वो बर्तन भी गर्म होगा। और क्या करते हैं, आप उस बर्तन को ठंडे पानी में डुबा देते हैं। तो कुछ देर बाद क्या होगा कि उसका जो तापमान है वो ठंडे पानी में चला जाएगा, और जो ठंडा पानी था वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होना, जिस गुण से इसका पता चलता है, उसी गुण को क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं। जिससे कि हमको पता चल सके कि ये वस्तु क्या है, गर्म है, ये वस्तु क्या है, ठंडा है। उसी गुण को क्या बोलते हैं, पदार्थ का गुण को उष्मा बोलते हैं। लेकिन बच्चों, मान के चलिए कि सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो हमारे आसपास में कैसे फैल रही है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। एक बार क्या होता है कि सूर्य जो है वह पत्थर को थोड़ा सा उष्मा दे देता है, ठीक है। लेकिन पत्थर के पास बहुत ज्यादा उष्मा हो जाता है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है, वो अपने आसपास वाले चीजों को वो बांट देता है। जैसे कि थोड़ा सा उष्मा धरती को दे दिया, थोड़ा सा हवा को दे दिया, थोड़ा सा धुलकन को दे दिया। तो ऐसे करके क्या हो गया कि जो सूर्य से उष्मा आई, वह क्या हुई, वह पूरे वायुमंडल में फैल गई, ठीक है। तो उष्मा जो फैलती है उसको हम लोग आगे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उष्मा को मापने के लिए कोई युक्ति होती होगी, जिससे कि क्या चल सके कि यह वस्तु गर्म है, यह वस्तु ठंडा है। इस गुण का पता करने के लिए कोई युक्ति तो होनी चाहिए ना, कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो उस युक्ति को हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम लोग पता करते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जिस युक्ति से हम लोग को यह पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, उस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, उस युक्ति को हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। लेकिन थर्मामीटर के भी प्रकार होते हैं। थर्मामीटर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा लैब थर्मामीटर, और तीसरा डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, वन बाय वन करके सभी को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अभी जो हम पढ़े, यानी उष्मा का परिभाषा और साथ ही साथ थर्मामीटर का परिभाषा, इन दोनों को क्या करते हैं, हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग बना देते हैं उष्मा। पदार्थ के जिस गुण से हमें उसके गर्म या ठंडा होने का पता चलता है, उसे उष्मा कहते हैं। उष्मा का पता हम जिस युक्ति से लगाते हैं, उसे थर्मामीटर कहते हैं। उसके बाद बच्चों, मैंने आपको बताया था कि थर्मामीटर मेनली 3 तरह के होते हैं, जिसमें से कि पहले सबसे पहला क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। थर्मामीटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है डॉक्टरी थर्मामीटर। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रयोगशाला चैप्टर के नाम है तो थर्मामीटर की उष्मा। मैंने वाला जो थर्मामीटर 3 4 दिन तो वो वीडियो में ब्लंडर भाई औरत की कर,
तीसरा है डिजिटल ठीक है बच्चों। तो मेनली ये तीन तरह के थर्मामीटर होते हैं, हम इन तीनों की कार्य प्रणाली को धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर को। देखिए बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर वही थर्मामीटर है जो डॉक्टर आपको बुखार होने पर लगाता है। यह छोटा सा थर्मामीटर होता है, इसमें जो हम लोग तापमान को माप सकते हैं वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो तापमान होता है वो इसी के बीच होता है। लेकिन जो एक सामान्य मनुष्य है, यानी कि जब उसको कोई फीवर नहीं है, उसका तबियत खराब नहीं है, तो उस समय उसका जो शरीर का तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस उसके शरीर का तापमान होता है। और लेकिन अगर 37 से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, उसको हम लोग फीवर समझने लगते हैं। जब 37 से 38 हो जाता है तो क्या हो गया, उस इंसान को बुखार हो गया। ठीक है। उसके बाद ये जो काम करता है बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर, ये काम करता है पारा पे। किस पे? पारा पे। यहां पे देखिए थर्मामीटर में क्या होता है, एक चमकीला भाग होता है। मान के चलिए कि ये क्या है, ये एक थर्मामीटर है, जिसमें से कि ये वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, चमकीला होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। इस चमकीले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। इसमें एक पतला पाइप जैसा होता है। ठीक है। इसमें पाइप होता है और पाइप के बीच में यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या होता है, एक किंक टाइप का लगा हुआ होता है। ये शीशे का ही बना होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है किंक। देखिए बच्चों, ये किंक जो करता है, मान के चलिए कि इसको आपने कहां पे लगाया, इसको आप मुंह के अंदर लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, इसमें होता है पारा। क्या होता है, इसमें होता है पारा भरा हुआ होता है। और जैसे आपने इसको मुंह के अंदर लगाया तो पारा क्या होना शुरू हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आज सभी को पता होगा बच्चों कि पारा जो होता है वह कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और कमरे का मुख्यतः टेम्परेचर कितना होता है, 25 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है मेनली। लेकिन यहां पर देखिए कि हमारे मुंह का जो तापमान है, यानी कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसके कारण क्या होता है कि ये थर्मामीटर का जो पारा है इसके अंदर भरा हुआ, ये धीरे 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 क्या होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें यहां पर देखिए लिखा हुआ होता है कि 35, 36, 37, 38, 39, 40, यह बच्चों 42 तक होता है। तो हम 42 तक क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 41, 42, ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब जब आपको मान के चलिए कि अगर आपको बुखार नहीं है तो ये जो पारा जाएगा ये कहां तक जाएगा, ये 35 तक जाके क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, जब आपके शरीर का टेम्परेचर कितना होगा, 37 होगा, तो ये जो पारा पिघलेगा ये यहीं तक पिघलेगा, 37 डिग्री सेल्सियस तक पिघलेगा। लेकिन अगर आपको क्या बुखार है, ये जो पारा ये कहां तक पिघलेगा, ये 38 डिग्री सेल्सियस तक पिघल के क्या होगा, रुक जाएगा। और हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमको बुखार कितना है, हमको बुखार है 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक असली वाले थर्मामीटर में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये असली वाला थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस थर्मामीटर को हम लोग बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला चमकीला भाग है, इस चमकीले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चमकीले भाग को हम लोग बोलते हैं बल्ब। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बल्ब। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा करके, तो यहां पर देखिए एक शीशे का उभरा हुआ संरचना है, इसी को हम लोग बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर एक अंदर में प्लेट लगा हुआ है जिसमें क्या लिखा है, इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है कि 35 डिग्री सेल्सियस है, 36 है, 37 है, 38 है, कितना है। लेकिन उसके ऊपर में है, ऊपर में देखिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है और नीचे में क्या लिखा है, नीचे में फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी कन्वर्ट करना सीखेंगे कि डिग्री सेल्सियस अगर है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर बच्चों हम इस थर्मामीटर में क्या होता है, अभी जो इसका टेम्परेचर है वो करीब करीब 35.5 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर हम इसको 3 दिन तक भी ऐसे करके खड़े छोड़ दें तो इसका टेम्परेचर नहीं गिरेगा नीचे, अर्थात ये जो पारा है ये पिघल के बल्ब में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तो इसी किंग के कारण, यहां जो आपको दिख रहा है इसी किंग के कारण क्या होगा, इसका जो पारा है वो नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर इसमें किंग ना हो तो हम क्या करेंगे, कुछ देर तक इसको ऐसे करके रखेंगे, इसका पारा सारा का सारा कहां चला जाएगा, इस बल्ब के
अंदर चला जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए कि पारा फिर से बल्ब में न चला जाए, किसका यूज होता है, किंग का यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको इस पारा को नीचे करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर ऐसे करके झाड़ेंगे तो फिर क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है, पारा है, वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये थर्मामीटर काम कैसे करता है, ठीक है। अब आइए हम क्या करते हैं, इसका कुछ सावधानी को देख लेते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर को यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। देखिए बच्चों, ये थर्मामीटर जो होता है वो एक बार यूज करने का चीज तो होता नहीं है। डॉक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को पहले भी थर्मामीटर लगा चुके होते हैं। तो वो जो पहले वाला मनुष्य है, मान के चलिए कि आपसे पहले वाला जो आदमी था उसको क्या था, कोई बीमारी होगा, तो अगर वो आदमी क्या करता, अपने मुंह में थर्मामीटर लगाया होगा और आप भी उसको बिना धोए लगा लेते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको कोई खतरनाक सी बीमारी हो सकती है। इसीलिए सबसे पहला जो सावधानी है वो ये है कि थर्मामीटर को यूज करने से पहले आप उसको अच्छी तरह से धो ले। चाहे भले अगर आपका कोई पर्सनल थर्मामीटर भी है, उसको भी आपको यूज करने से पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या होता है कि बहुत सारा बैक्टीरिया मौजूद होता है जो चिपक करके क्या होता है, आपके मुख के अंदर चला जाता है, ठीक है। दूसरा जो सावधानी है, ये जो थर्मामीटर है 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नाप पाता है। तो अगर आप इसको गर्म वस्तु में सटाएंगे, मान के चलिए कि कोई बर्तन में क्या होगा, चाय बन रहा था और उस समय क्या था, वो बर्तन बहुत ज्यादा गर्म था, 100 डिग्री सेल्सियस के पार होगा तभी तो चाय उबलेगा। तो अगर वो बर्तन में आप क्या करते हैं, थर्मामीटर का बल्ब को सटाएंगे तो वो क्या होगा, थर्मामीटर ब्लास्ट कर जाएगा, उसका पारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और वो जो पारा होता है बच्चों, वो मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। दूसरा सावधानी ये हो गया। उसके बाद बच्चों, थर्मामीटर को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो दृष्टि रेखा, तो ये जो थर्मामीटर होना चाहिए, इसका दृष्टि, ये हमारे दृष्टि रेखा में होना चाहिए। मान के चलिए अगर हम थर्मामीटर को देख रहे हैं तो ये हमारे सामने में होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, हमको पता चल सके। अगर हम यहाँ पे थर्मामीटर को रखेंगे तो क्या दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा। और मिनिमम तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 25 से ज्यादा जाएगा तो फिर क्या होगा, हमको देखने में दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तीसरा सावधानी क्या है कि थर्मामीटर जो है वो हमारी दृष्टि रेखा में होना चाहिए और मिनिमम हमारे दृष्टि रेखा में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। ये तो हो गया तीसरा सावधानी। चौथा सावधानी ये है कि थर्मामीटर को यूज करने से पहले आप लोग चेक कर लें कि थर्मामीटर का जो पारा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है या नहीं। अगर 35 से नीचे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको झाड़ करके नीचे कर सकते हैं। अगर ज्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, रीडिंग देने में दिक्कत आ सकती है और आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या चीज, पूरा डॉक्टरी थर्मामीटर का सावधानी और साथ ही साथ इसका थ्योरी। अब हम लोग सबसे पहले थ्योरी लिखने से पहले ये समझ लेते हैं कि अगर कहीं पर डिग्री सेल्सियस में मान दिया गया है तो उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस गुना 1.8 प्लस 32। हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। मान के चलिए कि आपके शरीर का तापमान आता है थर्मामीटर पर 38 डिग्री सेल्सियस, कितना, 38 डिग्री सेल्सियस तापमान आता है और आपको जानना है कि फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना होगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है डिग्री सेल्सियस गुना 1.8 प्लस 32। तो क्या करिए कि यहाँ जो डिग्री सेल्सियस में मान है इसको डिग्री सेल्सियस के नीचे में रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 गुना 1.8 जोड़ 32। अब क्या करते हैं, हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम 38 गुना 1.8 को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 38 64 4 हासिल 6 8 या 24 6 30 38 से कम 38 4 8 3 3 6 और एक अंक के बाद दशमलव है तो हम भी एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या गया 68.4 जोड़ 32, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 8 जोड़ 2 10 6 3 9 1 10 100.4। तो अगर आपका थर्मामीटर में रीडिंग आता है 38 डिग्री सेल्सियस का तो इसका मतलब है आपको कितना बुखार है, आपको 100.4 डिग्री बुखार है। हम लोग बुखार को मेनली जो नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं, क्योंकि इससे हमको क्या लगता है, ज्यादा एक्यूरेट पता चलता है, ठीक है। तो अगर आपको 38 डिग्री सेल्सियस बुखार है, इसका मतलब कितना है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बुखार है, ठीक है। लेकिन अगर हमको जानना होगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे दिया रहेगा, लेकिन हमको यह जानना होगा कि डिग्री सेल्सियस कैसे निकालेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/1.8, ठीक है। मान के चलिए कि हमको इसी का निकालना है कि 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान जो है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस 32 बटे 1.8 करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 68 बटे 1.8। ठीक है, हम क्या करते हैं, दशमलव को उड़ा करके ऊपर कर देते हैं, कटने की कोशिश करते हैं, 2 9 18 340। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम भागा दे देते हैं, 9 भागा 340, 9 तिया 27, 7 0, 9 छाके 54, 9 सते 63, 7 9 सते 63। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो मान आएगा डिग्री सेल्सियस में, वो कितना आ जाएगा, 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद है आप डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना सीख गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का थ्योरी को लिख लेते हैं। यह मनुष्य के तापमान को जानने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसमें हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ताप को माप सकते हैं। उसके बाद है डिग्री फ़ारेनहाइट जानने का सूत्र। क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस गुना 1.8 जोड़ 32, और डिग्री सेल्सियस जानने का सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 1.8। ठीक है, तो आप क्या करिए कि इन दोनों परिभाषा को भी नोट कर लीजिए। अब इसका हम क्या लिखना पड़ेगा हमको, सावधानियां। गर्म चीजों से दूर रखना चाहिए। दूसरा है उपयोग में लेने से पहले धो लेना चाहिए। उसके बाद है पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ये तो हो गया बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर का थ्योरी। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बच्चों समझते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में कि उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो उसको हम लोग मेनली लैब में यूज करते हैं। अगर हमको किसी गर्म विलयन का या ठंडा विलयन का हमको क्या नापना होता है, तापमान को मापना होता है। तो इसका जो रेंज होता है ये बहुत बड़ा होता है। जो प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर है इसका रेंज जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से प्लस 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कम से कम हम -10 डिग्री सेल्सियस तापमान को माप सकते हैं और अधिक से अधिक हम 110 डिग्री सेल्सियस तापमान को माप सकते हैं। यानी कि उबलता हुआ पानी का भी टेम्परेचर हम किससे माप सकते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर से माप सकते हैं। लेकिन ये प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है यह पूरा तो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर के ही तरह, इसमें किंक नहीं होता है। इसीलिए मान के चलिए कि अगर आपने किसी वस्तु का टेम्परेचर नापा है और अगर आप उसको जल्दी से नहीं देख लेते तो फिर क्या होगा, वो बहुत जल्दी से क्या होता है उसका पारा नीचे गिर जाता है। इसीलिए जो प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर है उसको जल्दी से उसका टेम्परेचर को देखना पड़ता है। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप 1 दिन 2 दिन बाद भी देखेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, सेम ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किंग लगा होता है। तो यहां पर आपको क्या याद रखनी है कि प्रयोगशाला वाला जो थर्मामीटर है उसमें किंग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमेशा जो रखना चाहिए प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर को, वो हमेशा सीधा रखना चाहिए। देखिए बच्चों,
प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि आपको कोई पदार्थ का तापमान निकालना, हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बर्तन में गर्म पानी ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा पानी है, ये गर्म पानी है। अगर आपको इसका टेम्परेचर जानना है, इसका तापमान जानना है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें प्रयोगशाला थर्मामीटर को लगाएंगे और इसका जो बल्ब होगा बच्चों, वो बल्ब जो होगा वो पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए उस पदार्थ में जिसका हमको तापमान निकालना है। जैसे कि अगर हमको यहाँ पर पानी के जगह पर किसी विलयन का तापमान निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इस लैब थर्मामीटर को हमको पूरी तरह से डुबा के रखना होगा, तभी उसका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमको मिल पाएगा। अगर हम क्या करते हैं, आधा बल्ब को पानी के अंदर रखते हैं, आधा को ऊपर रखते हैं, तो हमको वहां पे टेम्परेचर का सही पता नहीं चल पाएगा। या हम क्या करते हैं कि ऐसे मान चलिए पानी का जो सरफेस है, हम उसके ऊपर एक थर्मामीटर को चिपका दिए, उसमें भी जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला रूल क्या है, एक तो थर्मामीटर को हमेशा खड़ा करके रखना है, तिरछा नहीं रखना है। और दूसरा क्या है कि जिस पदार्थ का हमको टेम्परेचर नापना है वह पूरी तरह से क्या होना चाहिए, उसका बल्ब थर्मामीटर के चारों ओर लगा हुआ होना चाहिए, तभी हमको क्या होगा, उसका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। अब आइए बच्चों, हम क्या करते हैं कि लैब थर्मामीटर का थोड़ा सा थ्योरी को लिख लेते हैं। इसमें हम -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसका सावधानी को लिख लेते हैं। इसको हमेशा सीधा रखना चाहिए। और दूसरा, बल्ब चारों तरफ से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका तापमान हमको निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों सावधानियां जो है ये आपको लैब थर्मामीटर में रखनी पड़ेंगी। अब आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं डिजिटल थर्मामीटर कैसे उसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। अब आइए बच्चों, हम लोग डिजिटल थर्मामीटर को समझते हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर जो होता है वो मेनली 4 स्टेप में काम करता है। तो इसमें जो है, जैसे कि जो हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर देख रहे थे, उसमें बल्ब में क्या हो रहा था, पारा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बल्ब के जगह पर लगा होता है थर्मल रेसिस्टर। क्या लगा होता है, थर्मल रेसिस्टर, ठीक है, थर्मल रेसिस्टर। दूसरा एक और इसमें मशीन लगा होता है, एक चिप लगा होता है जिसका नाम क्या है, एडीसी, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, और इसके बाद ये क्या करता है, डिस्प्ले पर टेम्परेचर को दिखाता है। तो मेनली जो डिजिटल थर्मामीटर काम करता है वो इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करके काम करता है, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पर डिस्प्ले होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बल्ब टाइप का होता है। लेकिन ये रियल में क्या है, ये बल्ब नहीं है, ये जो आपको उसमें चमकीला वाला भाग दिख रहा है वो क्या है, वो है थर्मल रेसिस्टर का, ठीक है। जो क्या करता है, जो ऊष्मा को सेंस करता है कि किसी भी चीज का ऊष्मा कितना है। लेकिन ये जो सेंस करता है,
तो ये डायरेक्ट डिस्प्ले पर नहीं दिखा सकता है, क्योंकि ये हमेशा जब भी डाटा देगा तो एनालॉग सिग्नल में देगा, तो उसको हमको सबसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नल में। तो यहां से ये एसीडी मशीन, एडीसी जो मशीन है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, ये क्या करता है, थर्मल रेसिस्टर से जो एनालॉग सिग्नल इसको प्राप्त हो रहा है उसको ये डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जब ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद जो डाटा पहुंचता है वो पहुंचता है माइक्रो कंट्रोलर में। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर जो है इस डाटा को पढ़ता है, जो डिजिटल सिग्नल इसको प्राप्त हुआ है उसको क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर जो यूनिट होता है उसमें लगा हुआ वो उसको पढ़ता है, और उसको पढ़ने के बाद आपका तापमान कितना आया ये कहां पे दिखा देता है, ये इस डिस्प्ले पर दिखा देता है। तो मेनली यही चार चीजें क्या है, एक डिजिटल थर्मामीटर में होती है। इसमें जो है पारा नहीं होता है, पारा इसमें इसीलिए यूज नहीं किया गया है क्योंकि पारा एक तो रेयर धातु है, दूसरा क्या है, यह मानव के लिए काफी खतरनाक होता है, यानी कि अगर ये आपके शरीर के अंदर चला जाए तो ये आपको बहुत ही खतरनाक बीमारियां ये आपके शरीर के अंदर पैदा कर सकता है। इसीलिए जो अभी का थर्मामीटर है वो कौन सा थर्मामीटर आता है, वो आता है डिजिटल थर्मामीटर। उसके बाद इसका एक और फायदा ये है कि ये जो है ये काफी फास्ट होता है, जहां कि आपको वो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होगा पारा वाला उसको 2 से 3 मिनट रखना पड़ता है, इसको जो है मात्र आपको 30 से 35 सेकंड रखना पड़ेगा, और इतने में ही क्या होता है, ये आपको डाटा दिखा देगा कि आपके अंदर कितना बुखार है। उसके बाद ये जो डाटा दिखाता है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, और इसके अंदर एक साउंड सिस्टम भी होता है, जब आपका ये टेम्परेचर को नाप लेगा तो उसके बाद क्या करने लगता है, ये बीप का साउंड देने लगता है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये डिजिटल थर्मामीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब क्या करता है, हम इसका थ्योरी को लिख लेते हैं। बल्ब की जगह थर्मल रेसिस्टर लगाया जाता है, उसके बाद इसमें पारा नहीं होता है। मेनली आपको यही दो बातें इसमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जल्दी गिरने पड़ने पर भी टूटता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कांच का या पारा का यूज नहीं होता है, इसलिए ये जल्दी फूटता नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ठीक है। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि पदार्थों में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि जब हम पदार्थ को नीचे से गर्म करते हैं तो टेम्परेचर जो है उसके ऊपर तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। मान के चलिए कि हम क्या करते हैं कि ये हम एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, एक बर्नर की सहायता से, जो नॉर्मली आपके घरों में होता है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं इसमें आग देना स्टार्ट करते हैं। ये पाइप है, जब यहां पर हम इसको गर्म करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा, इस सिरे तक पहुंच जाएगा। तो आखिर यहां तक टेम्परेचर पहुंचा कैसे, तो देखिए बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी पदार्थ आपको दिख रहा है, चाहे वो आपको नहीं भी दिख रहा है, वो भी किसका बना होता है, परमाणुओं का बना होता है। और परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा इकाई है, यानी सबसे छोटा कण है। तो सबसे पहले ये जो जा रहा है, ये बर्नर के साथ उसमें उष्मा जा रहा है। उष्मा क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा क्या करती है, मान के चलिए यहाँ पे जो है ये पदार्थ के बहुत सारे कण होंगे, पदार्थ के बहुत सारे कण होंगे, तो जब इसमें उष्मा जाएगी तो ये कण जो है ऊर्जा मिलने के कारण इसमें कंपन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपन, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर यहां पर एक कोई चीज है जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, उससे सटा हुआ दूसरा चीज है, दूसरा चीज में भी ऊर्जा जाएगी और दूसरा भी चीज क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। ऐसे ही धीरे 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 धीरे, चूंकि पूरा पदार्थ किससे बना हुआ है, कण से बना हुआ है, इसीलिए क्या है कि जब यहां पे वाइब्रेशन शुरू होगा तो ये क्या करेगा, धीरे 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 यहां तक भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और जब यही वाइब्रेशन होगा तो फिर यहां का उष्मा क्या होगा, ऊर्जा के रूप में यहां तक चली आएगी, क्योंकि उष्मा क्या है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो उष्मा का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, तो वो पदार्थों के छोटे छोटे कणों के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि पदार्थों में जो है उष्मा जो इधर से उधर जाती है वो किस माध्यम से जाती है, उसका जो गाड़ी बनने का काम करता है वो कौन करता है, वो पदार्थ का छोटा छोटा कण करता है। और साथ ही साथ यहां पर आपको एक परिभाषा याद रखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा जो है
वह गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है, इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। यानी कि जब उष्मा क्या हो, क्योंकि यहाँ पर हीट दिए तो ये गर्म हो गया, लेकिन ये तो ठंडा था ना, तो ये गर्म किस ओर आ रहा है, ठंडा की ओर आ रहा है। गर्म सिरा किस ओर आ रहा है, उससे उष्मा ठंडे सिरे की ओर आ रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग चालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले तो परिभाषा नोट कर लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा ठंडे, होगा बंद करा दे बबू के, गर्म सिरे की ओर जाती है, उसे चालन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि उष्मा जो होती है वो हमेशा जो जाती है वो हमेशा गर्म से ठंडा की ओर जाती है, वो कभी भी ठंडा से गर्म की ओर नहीं आ सकती है। जैसे कि शुरू में ही हम आपको एग्जांपल बताए थे कि अगर आप गर्म पानी का एक बर्तन को ठंडा पानी में रख देते हैं तो धीरे धीरे वो जो गर्म बर्तन है वो ठंडा पानी को भी क्या करता है, गर्म कर देता है। लेकिन ठंडा पानी जो है वो गर्म पानी को ठंडा नहीं कर सकता है। जब क्या होता है कि गर्म पानी से वो जो गर्म बर्तन है उससे जो उष्मा है वो ठंडे पानी में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसमें लगातार उष्मा की कमी हो रही है कि नहीं, कमी होगी। तो उसी उष्मा की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम गर्म बर्तन को ठंडे पानी में रखे तो वो गर्म बर्तन क्या हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन उसका उष्मा कहाँ चला गया, उस पानी में चला गया। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों का क्लियर है, चालन तक। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि कोई भी, जैसे कि मान के चलिए अगर हमको पानी को उबालना है तो पानी रियल में उबलता कैसे, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। हम यहाँ पर एक फिगर के इसको माध्यम से इसको समझेंगे, लेकिन हम इस फिगर को उससे पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों हम क्या किया कि एक बर्तन ले लिए, ठीक है, यहाँ पर एक बर्तन ले लिए और इसमें क्या कर दिए, पानी भर दिए। ये ठंडा पानी है, ठीक है, कौन सा पानी है, ठंडा पानी है। लेकिन हम इस गैस का बर्नर को ऑन करते हैं और इसमें हीट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम इसमें हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ये जो नीचे वाला भाग है ये सबसे पहले गर्म होगा, और जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, हल्का हो जाता है। और जब हल्का वाला पानी यहाँ पे हो जाएगा और ऊपर वाला भारी है, तो अब बताइए बच्चों, भारी वाला जो है वो हल्का वाला को तो हल्का वाला का जगह लेगा, हल्का वाला को कहाँ फेंक देगा, ऊपर फेंक देगा। तो मान के चलिए कि ये जब पानी गर्म हुआ तो इसका टेम्परेचर पहुंच गया 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस पानी का रियल टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अब चूंकि ये गर्म हो गया, गर्म पानी क्या होता है, हमेशा हल्का होता है, तो ये कहाँ जाएगा, ये 35 वाला ऊपर चला जाएगा। 35 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और 25 कहाँ चला आएगा, 25 नीचे चला जाएगा। अब बताइए बच्चों, ये 25 वाला तो भारी है, तो सबसे पहले इसको गर्म होकर क्या होना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा। तो ये 25 वाला क्या होता है, गर्म होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही 35 से आगे बढ़ेगा यानी 36 हुआ, 36 हुआ, तो अब बताइए बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म कि 36 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म, तो आप लोग बोलेगा सर 36 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म। तो ये 36 क्या होगा, ये 36 फिर से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो 35 यहां पे था ये कहां पे चला जाएगा, ये फिर से नीचे चला जाएगा, क्योंकि 36 के सामने में 35 क्या है, ठंडा है। तो अब बताइए बच्चों, अब फिर से ये क्या होगा, गर्म है होना स्टार्ट होगा, और जब ये 37 तापमान जाएगा तो अब बताइए बच्चों 36 ज्यादा कि 37 ज्यादा, तो आप लोग बोलिएगा सर 37 ज्यादा, तो फिर 37 वाला जो क्या है ये कहां चला जाएगा, ये फिर से ऊपर आ जाएगा, और ये 36 वाला कहां चला जाएगा, फिर से नीचे चला जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा और प्रोसेस होगा, ये गर्म होगा और इसका टेम्परेचर नीचे वाला का कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब ये 38 हुआ, गर्म हुआ, तो 37 से क्या हो गया, हल्का हो गया। तो अब ये 38 वाला भी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 38 कहां चला आएगा, और ये 37 वाला जो है, सॉरी, और ये 37 वाला कहां चला आएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो पानी है वो ऊपर नीचे करता जाएगा, ऐसे प्रक्रिया होते जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब पानी क्या होगा,
उबलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अगर इसके स्टेप को ध्यान से देखें तो पानी जो उबलता है वो ऐसा ऐसा क्या करता है, बबल बनाता है। वो क्यों बना रहा है, क्योंकि वहां पे स्पीड में नीचे वाला पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है, इसलिए उबलता हुआ पानी कैसा दिखता है हमको, वो बबल बनाता हुआ दिखता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो द्रव होता है उसमें उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि वो जो पानी है वो गर्म रियल में होता कैसे। अब आइए हम क्या करते हैं, इसका थ्योरी को थोड़ा सा लिख लेते हैं। गर्म करते हैं तब गर्म द्रव्य हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाता है और ठंडा जल भारी होने के कारण नीचे आ जाता है। इसीलिए इसी प्रक्रिया से पानी गर्म होता है। पानी गर्म होता है या कोई भी द्रव्य जो है वो गर्म होता है। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग समझते हैं कि उष्मा का सुचालक और कुचालक कौन है। तो जिस भी पदार्थ में उष्मा जो है आसानी से जा सकती है एक ओर से दूसरी ओर, वो उष्मा का सुचालक हो गया, और जिसमें आसानी से नहीं जा सकती है वो उष्मा का कुचालक हो गया। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई बर्तन है, आप उसको क्या करिए कि गैस के बर्नर पे रख दीजिए, कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो गर्म होगा तो उसका एक सिरा तो गर्म होगा ही, लेकिन दूसरा सिरा भी साथ ही साथ क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, वो उष्मा को अपने अंदर से जाने दे रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया उष्मा का सुचालक। लेकिन वहीं पे मान के चलिए कि आप क्या करते हैं, लकड़ी के एक भाग में आप आग लगाइए, देखिएगा कि दूसरा वाला भाग क्या होता है, गर्म नहीं होता है, तो लकड़ी क्या हो गया, उष्मा का कुचालक हो गया। वैसे ये मार्कर है मेरे पास, अगर हम यहाँ पे आग लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये जल करके पिघल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या उष्मा आ पाएगी, यहाँ पर उष्मा नहीं आ पाएगी, तो ये क्या हो गया, ये उष्मा का कुचालक हो गया। आइए हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। जिस पदार्थ में उष्मा आसानी से जा सकती है उसे सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, etc। कुचालक जिस पदार्थ में उष्मा आसानी से नहीं जा सकती है उसे कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, etc। ठीक है, आप लोग क्या करिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं स्थल समीर को और साथ ही साथ समुद्री समीर को। तो देखिए बच्चों, दिन का समय जो होता है उसमें, देखिए बच्चों, दिन के समय जो है वो जमीन जो है वो पानी से जल्दी गर्म होता है। ठीक है, इसीलिए आप मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। ये क्या है, ये स्थल है और ये क्या है, जल है। तो जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा
तो फिर क्या होगा, ये जो है ये स्थल को जल्दी गर्म करेगा, पानी क्योंकि देर से गर्म होता है, ठीक है। तो ये जो जल्दी गर्म करेगा, तो अब ये अगर स्थल गर्म हो रहा है तो इसके ऊपर का हवा भी गर्म हो रहा है, इसके ऊपर का जो हवा है वो क्या होगा, हल्का होकर के ऊपर उठ जाएगा। और जब हल्का होकर के ऊपर उठ जाएगा तो ये समुद्र क्या होगा, समुद्र की तरफ से जो ठंडा हवा है, चूंकि वो भारी होता है, तो वो जो है इसका स्थान लेने के लिए इधर आएगा। तो जब हवा क्या हो, समुद्र से स्थल की ओर आए, उस समीर को हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। तो समीर का मतलब होता है हवा, समुद्र का मतलब तो आप लोग जान ही रहे। तो जब हवा की दिशा किधर हो, समुद्र से स्थल की ओर हो, तो इस प्रकार समीर को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री समीर बोलते हैं। लेकिन वही जब एक बार पानी गर्म हो जाता है तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो जब वो ठंडा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यहां पर चूंकि अब क्या हो गया है कि रात का जब मौसम होता है, पानी जल्दी ठंडा नहीं है, तो पानी के ऊपर का हवा भी क्या है, गर्म है। तो हवा जब गर्म है तो वो हल्का होकर के क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। और स्थल चूंकि जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो फिर क्या होगा, इस साइड से समुद्र की ओर हवा चलेगी, यानी स्थल से किस ओर हवा चलेगी, समुद्र की ओर चलेगी। तो इस प्रकार के समीर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल समीर बोलते हैं। आप लोग इसको एक स्टोरी की सहायता से याद रखिए कि दिन में जब स्थल गर्म होता है तो समुद्र बोलता है कि क्या तुम बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हो, तुम क्या करो, मेरा ठंडा ठंडा हवा खाओ, ठीक है। लेकिन वही रात के समय जब क्या होता है कि जब समुद्र गर्म हो जाता है तो यह स्थल बोलता है कि तुम दिन में तुमने मुझे हवा दिया था, अब तुम भी क्या करो, ठंडा ठंडा हवा खाओ, ठीक है। आप लोग इससे याद रख सकते हैं स्थल समीर को और साथ ही साथ समुद्री समीर को। आइए हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा को लिख लेते हैं। जब हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर हो तो उसे स्थल समीर कहते हैं। समुद्री समीर का क्या हो जाएगा, जब हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर हो तो उसे समुद्री समीर कहते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा। आज हमने पूरा ही उष्मा वाला चैप्टर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आप लोग ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई और भी दोस्त जो 7 क्लास में, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।